जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ नामा में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एससीएम और एएसआई एग्जाम 2023 की। जो 2023 में आपकी बीएसएफ एससीएम की एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी, उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्वेश्चन का ट्रेंड रहा था और क्या क्वेश्चन का लेवल रहा था, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस एग्जाम में जो आने वाली बीएसएफ एचसीएम की जो एग्जाम आपके सामने है, उस एग्जाम में अगर आप भी अपना 20/20 यानी कि कंप्यूटर में 20/20 स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। क्योंकि अगर आप पीआईक्यू सोल्व कर लेते हैं किसी एग्जाम को आप ट्रेंड अच्छे से समझ लेते हैं, तो नो डाउट उसमें आपका स्कोर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कम से कम आप किसी भी एग्जाम के पीआईक्यू डिटेल में 2 से 3 बार आप अच्छे से कर लेते हैं, तो उस एग्जाम के ट्रेंड को आप अच्छे से समझ लेते हैं और उस क्वेश्चंस का लेवल भी आप आसानी से समझ पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 17/6/2023 को जो शिफ्ट 2 का आपका एग्जाम हुआ था, उसमें कंप्यूटर के जो पीआईक्यू जो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम एक यूनिक एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने देखने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन का हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि आपको रटने के बजाय उस चीज़ को आप अच्छे से उसको समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूछा गया था एमएस एक्सेल के अलाइनमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन ये था आपका कि एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में प्रविष्ट किए जाने वाले संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। कभी भी आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो उसको क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड कर रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक आप अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे पूछा गया है कि आपको संख्यात्मक मानों का अलाइनमेंट, ना कि आपको कैरेक्टर के बारे में पूछा गया कि जो भी आप डिजिट आप कोई भी लिखेंगे तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट उसका लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा, टॉप बॉटम क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट अलाइनमेंट आपका रहने वाला है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। एमएस एक्सेल में सभी संख्यात्मक मान, एमएस एक्सेल के सभी संख्यात्मक मान कुछ भी हो सकते हैं जो आप उसमें टाइप करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5.67 2024 ये ऑटोमेटिकली दाईं ओर अलाइन होंगे, क्योंकि इसके पीछे एक्सेल की डिफॉल्ट सेटिंग होती है। इसमें जब कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन के समय नंबर्स को दाईं ओर से रीड किया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं एक्सेल में, तो सभी डेटा को दाईं ओर से कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए दाईं ओर अलाइन होते हैं बाय डिफॉल्ट। वहीं हम बात करें इसके संख्यात्मक मान के अलावा अगर कोई दूसरा कंटेंट आपके पास है, जैसे किसी का नाम है या फिर किसी जगह का स्थान का नाम है, तो आप लिखेंगे तो वो आपका बाईं ओर अलाइन होगा। जैसे किसी एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझें, तो जैसे हम क्राइम स्टैटिक शीट्स कोई क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें जैसे आपके पास है थेफ्ट की संख्या आ गई 25। ये जो 25 लिखा जाएगा ये आपका राइट साइड में लिखा जाएगा, राइट साइड अलाइन होगा। जबकि आपका जो क्राइम टाइप थेफ्ट है ये आपका बाईं ओर अलाइन होगा। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप अवेलेबल है तो उसमें साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जिससे आप इस चीज़ को और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एमएस वर्ड में ईमेल के हाइपरलिंक से संबंधित पूछा गया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि एमएस वर्ड 2010 में ईमेल एड्रेस को हाइपरलिंक से हटाने के लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इसमें जो 20 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोशिश करें उसको प्रैक्टिकली भी अगर संभव हो सके तो उसको करते हुए चले, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चनों के प्रति बन सके। इसमें पूछा कि ईमेल एड्रेस को हाइपरलिंक हटाने के लिए, जब भी आप कोई लेटर फॉर्मेट करते हैं या लेटर टाइप करते हैं, जब कोई मेल आती है तो उसका हाइपरलिंक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। उस केस में अगर आप चाहें कि उसका हाइपरलिंक ना बने तो उसके लिए क्या करते हैं। उसके लिए आप डायरेक्टली क्या कर लेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही आपको रिमूव हाइपरलिंक का ऑप्शन दिखाई देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या करेंगे, रिमूव हाइपरलिंक। जैसे आप रिमूव हाइपरलिंक करेंगे तो जो ब्लू आपका हो जाता है हाइपरलिंक, वो आपका वहां से हट जाएगा। अगर आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, काफी इजी ऑप्शन दिए गए हैं। एडिट हाइपरलिंक आप उसमें नहीं करेंगे। कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्स्ट, ये भी कहीं दूर दूर तक मैच नहीं खाता आपका। रिमूव अंडरलाइन, ये अंडरलाइन का कोई सीन ही नहीं है। तो आप ऑप्शन को भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑप्शन के बेस पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ईमेल एड्रेस को हाइपरलिंक से तुरंत हटाने के लिए उस पर राइट क्लिक करके, अभी आपको बताया जब भी किसी चीज पे एक्शन लेते हैं तो उस पर सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं या फिर उसको राइट क्लिक करते हैं।
राइट क्लिक करके उस पर क्या करते हैं, रिमूव हाइपरलिंक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप चेक करेंगे उसको तो वो आपका हाइपरलिंक वहां से हट जाएगा। जैसे ऑफिस लेटर में ईमेल को प्लेन टेक्स्ट में रखना हो तो ये शॉर्टकट यूज करते हैं। पर्पज भी आपको समझ में आ गया। जब भी आप कोई लेटर क्रिएट करते हैं उसमें ईमेल को आप चाहते हैं कि वो प्लेन टेक्स्ट में लिखा जाए, उसका हाइपरलिंक क्रिएट ना हो, उस केस में आप ये शॉर्टकट की यूज करते हैं, यानी इस फंक्शन का आप यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विंडो 10 में या विंडो 11 जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम दे तो उससे आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना। जो भी शॉर्टकट होते हैं विंडो के वो बाय डिफॉल्ट सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिमिलर रहते हैं। विंडो 10 में किसी क्रिया को अंडू करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट काम में लिया जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है, जो हम एमएस वर्ड में यूज करते हैं अंडू के लिए, रीडू के लिए, तो वही सेम आपकी यहाँ शॉर्टकट की आ जाएगी। कंट्रोल जेड हम किसके लिए यूज करते हैं? अंडू के लिए। कोई आपने सेंटेंस लिखा या फिर कोई टेक्स्ट जनरेट किया, बाई चांस वो आपका बाई मिस्टेक डिलीट हो जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए, जैसा था वैसा लाने के लिए आप कंट्रोल जेड जैसे प्रेस करेंगे तो एज इट इज उसी स्थिति में वो आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसको पुनः जैसी स्थिति में था उसको फिर से लाना, तो उसके लिए आपको करना होगा रीडू कंट्रोल वाई। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपका कंट्रोल जेड जैसे आप प्रेस करेंगे तो वो आपका अंडू हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल जेड एक क्या है, यूनिवर्सल अंडू शॉर्टकट है। जो भी मेजर एप्लीकेशन होते हैं, जैसे मेजर एप्लीकेशन का मतलब वर्ड हो गया आपका, एक्सेल हो गया, फाइल ऑपरेशंस में काम करता है। जैसे आप टाइपिंग के दौरान ऑटोमेटिकली कोई पैराग्राफ का डिलीट हो गया तो उसे वापस अगर लाना चाहते हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल जेड। दैट मीन्स कौन सा फंक्शन यूज किया आपने? कंट्रोल जेड, यानी अंडू आपने किया। काफी इजी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन ये था कि सी प्लस प्लस, कोबोल और जावा का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये थर्ड पीढ़ी थी आपकी, थर्ड जनरेशन में इसका उपयोग किया जाता था। क्योंकि जब सी प्लस प्लस और कोबोल जावा जब ये लैंग्वेज आई थी तो थर्ड जनरेशन में आपकी आ गई थी। ये रहा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आप चाहें तो इस एक्सप्लेनेशन को साथ के साथ राइट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप अच्छे से ले सकते हैं, ताकि आप फिर से अगर इस चीज़ को रिवाइज करें तो एक कंप्लीट वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े आपको, उसको कम टाइम में अच्छे से आप उस चीज़ का रिविजन कर सकें। एक्सप्लेनेशन ये है कि कंप्यूटर जनरेशन में पहली 2 पीढ़ियों में मशीन और असेंबली लैंग्वेज आपकी आई थी, फर्स्ट और सेकंड में, और थर्ड और फोर्थ जनरेशन में आपकी कोबोल, सी प्लस प्लस जैसी हाई लेवल लैंग्वेज आई थी। ये जो आपकी सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा, ये किस लैंग्वेज में आती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी काउंट होती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इसको घुमा फिरा के कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज कौन सी है, तो इस चीज़ को भी आप इस चीज़ में क्लियर कर सकते हैं। जो कोबोल होगी, सी प्लस प्लस, जावा जैसी, ये किस लैंग्वेज में आ जाएंगी? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाएंगी। अगर कोई और भी डिटेल में अगर इसको जानना चाहें, जैसे आपकी बिजनेस एप्लीकेशन है, जैसे बैंकिंग का कोई एप्लीकेशन हो गया, पेरोल हो गए, ये क्या है? थर्ड जनरेशन की जो भी लैंग्वेज है उसी पे बेस है। जैसे आप पाइथन अभी लेटेस्ट चल रहा है, जो पाइथन होगी आपकी, तो ये सब लैंग्वेज पे जितने भी एप्लीकेशन बन रहे हैं, जितने भी नए नए चीज़ें अभी आईटी के टाइम पे क्रिएट हो रही है, उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो रही है। जो अभी लेटेस्ट जो जनरेशन है एआई बेस्ड आ गई आपकी, उसके भी अभी काफ़ी एडवांटेज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था कि एक्सेल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। आपसे ज़्यादा क्वेश्चन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पीपीटी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा पर्सनल व्यू सजेशन ये रहेगा आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होने के बाद भी मैक्सिमम आपको इसी के ऊपर काम करना है। तो इनसे जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, टोटल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करें इसमें। एमएस एक्सेल 2019 में फॉर्मेट एज टेबल का शॉर्टकट क्या है? ये एक शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा एल्ट के साथ 1 प्लस आप टी प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट एज ए टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो आप ध्यान रहे कि जब भी आप कंप्यूटर की प्रिपरेशन करें तो शॉर्टकट की से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को आप साथ में देखते हुए चलें। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे भी किसी में डेटा रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाने पर या कंट्रोल 1 प्लस टी दबाने पर आप एक्सेल टेबल बन जाती है। आप प्रैक्टिकली भी आप उस चीज़ को करके देख सकते हैं। हेडर, स्टाइल, फिल्टर बटन और बेंडेड रो मिलती हैं, उसमें आपकी ऑटोमेटिकली टेबल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप कोई भी डेटा तैयार करते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन या क्राइम टाइप, एफआईआर नंबर, या टेबल बनाकर इजीली फिल्टर और सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको आसानी से आप अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहें तो आप सॉर्ट भी उस चीज़ को कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिर से एमएस वर्ड से पूछा गया है कि एमएस वर्ड में जब भी आप प्रिंट पे काम करते हैं, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया, टाइप करने के बाद आप उसको फाइनल कर लिए, तो फाइनल के बाद आप क्या करते हैं, उस चीज़ को जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको आप अक्सर क्या करते हैं, प्रिंट आउट करते हैं। तो ये प्रिंटर का प्रैक्टिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन वो ही कैंडिडेट इसको ज़्यादातर अच्छे से कर पाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिकली काम किया है। क्वेश्चन को तो और भी कैंडिडेट करेंगे, लेकिन इसको आसानी से वही कर पाएंगे जो इस पे करंट में काम कर रहा है, इस चीज को यूज कर रहा है, वो अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि जैसे हम प्रिंट की कमांड देते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि एमएस वर्ड 2010 में से कौन सा प्रिंट ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। आपने देखा इसमें बोला कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसमें अवेलेबल नहीं रहता है। तो प्रिंट ऑल ये आपका अवेलेबल रहता है वहां पे। प्रिंट कस्टम रेंज अपने अनुसार जो भी रेंज देना चाहें, 3 से 5 देंगे या एक और 2 देंगे, जो भी आप रेंज। प्रिंट सिलेक्शन जो आपने सेलेक्ट किया उसी को देना चाहेंगे, या फिर एक ऑप्शन और होता है उसमें करंट पेज। तो ये ऑप्शन केवल आपको वहां पे विजिबल होते हैं, लेकिन प्रिंट एड इन्स ये ऑप्शन आपको वहां देखने को नहीं मिलता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रिंट एड इन्स। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप साथ ही साथ राइट डाउन करें और उसकी मल्टीपल टाइम आप उसका रिवीजन करते हुए चलें। ये रही इसकी डिटेल और एक यूनिक एक्सप्लेनेशन आपके साथ। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रिंट डायलॉग में स्टैंडर्ड ऑप्शन है ये आपका, जैसे ही आप इसमें ऑल पेज, सिलेक्शन, कस्टम रेंज, ये 3 ऑप्शन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। ये 3 ऑप्शन मिलते हैं, या फिर आप इसमें करंट पेज का भी एक ऑप्शन आता है, उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन एड इन्स बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन है। ये एड इन्स क्या है, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन है जिन्हें प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं होता। इसमें किसी प्रकार का प्रिंट करने का कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर इसको और डिटेल में जाने तो ऑफिस में नोटिस प्रिंट करते समय सिर्फ पेज कंट्रोल कर सकते हैं, एड इन्स लाइन नहीं कर सकते उसमें। केवल आप उसको पेज कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें प्रिंट का कोई भी काम इसमें नहीं कर सकते। तो आपने समझ लिया कि कौन कौन से 3 ऑप्शन होते हैं, ऑल पेज, सिलेक्शन या कस्टम रेंज। इस चीज को आप अच्छे से इंश्योर कर लें, साथ में स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इस चीज को आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर इसमें जोड़ सकते हैं करंट पेज का भी एक ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था आपका वर्ड प्रोसेसर से रिलेटेड। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है, कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपका। वर्ड पैड आपका वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। एमएस वर्ड ये वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। जो गूगल डॉक होता है वो भी आपका वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। लेकिन एमएस एक्सेस आपका वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेस। ये रही इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। एमएस एक्सेस एक क्या है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप अच्छे से इन चीजों को आप राइट डाउन करते चलें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जबकि वर्ड प्रोसेसर में आप क्या करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं, और एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। अगर इसका और अच्छे से समझने की कोशिश करें, जैसे आप एफआईआर लिखने के लिए एमएस वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें कैश रिकॉर्ड डेटाबेस के लिए एमएस एक्सेस यूज करते हैं, रिकॉर्ड के लिए एमएस एक्सेस करेंगे, और कोई भी डेटा क्रिएट करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने के लिए वहां पे आप एमएस वर्ड यूज करेंगे। इस चीज को आप अच्छे से देखते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था। फिर से एमएस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आपने देखा कि रिपीटेड एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एमएस एक्सेल 2010 में एक सेल में नई लाइन ऐड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की। फिर से आपका शॉर्टकट की से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्ट प्लस एंटर। एल्ट प्लस एंटर आप जैसे प्रेस करेंगे तो एक नई लाइन उसमें ऐड हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट आप देखते हुए चलें और राइट डाउन करते हुए चलें। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। एल्ट प्लस एंटर दबाने पर आप सेम सेल में एक नई लाइन आती है और ऑटोमेटिकली वर्क टेक्स्ट इनेबल हो जाता है, और नॉर्मल एंटर से कर्सर अलग सेल में चला जाता है। तो ये चीज आप अच्छे से राइट डाउन करते हुए चले। कोई भी इंप्लॉय रिमार्क्स में मल्टीपल पॉइंट्स एक सेल में लिखने के लिए इस शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 विंडोज से रिलेटेड काफी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। विंडोज में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। अगर हम माउस का यूज ना करें, अगर आप चाहें कीबोर्ड से पूरा काम करना चाहें, तो उसके लिए कौन सी की का यूज करेंगे। विंडोज की से भी आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट की हो जाएगी विंडोज की। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। कीबोर्ड पर विंडोज लोगो वाली की को दबाने से स्टार्ट मेनू तुरंत खुल जाता है। ये विंडोज 7, 8, 10 में सभी में काम करती है।
वहीं हम और डिटेल में जाने तो स्टेशन कंप्यूटर पर माउस छोड़कर बस विंडोज की दबाकर सभी एप्लीकेशन आप एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस विंडोज की का फंक्शन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया था स्टोरेज से संबंधित, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। ऑप्टिकल स्टोरेज यहाँ दे दिया, तो थोड़ा सा आप इसको बेसिक कॉमन सेंस से भी इसको आसानी से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज है, कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है? तो जो आपका हार्ड डिस्क है वो ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है, फ्लॉपी डिस्क आपका ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है, मैग्नेटिक टेप होता है वो भी ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है। वहीं आपका देखें सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, आपने जो सीडी देखी होगी वो आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज होती है। सीडी डीवीडी की जिसकी हम बात करें तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीडी। सीडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ये रहा। ऑप्टिकल स्टोरेज में लेजर बीम से डेटा रीड और राइट होता है। जब भी आप देखते हैं उसको, आपने देखा भी होगा, सीडी को एक लेजर फॉर्म में जो डेटा है वो रीड करता है और राइट करता है। जिसके एग्जांपल क्या हो गए, सीडी, डीवीडी, ये ब्लू रे ऑप्टिकल डिवाइस होती हैं। वहीं आपकी हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज होते हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो अगर आप इस एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, कोई भी आपके पास मटेरियल है उसको आप सीडी में बर्न करके ही किसी को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी आपकी सीडी डीवीडी होती है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो आपको अच्छे समझ में होगा कि लेजर स्टोरेज कौन से होते हैं और मैग्नेटिक स्टोरेज कौन से होते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। वर्ड फाइल टैब की शॉर्टकट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड 2010 में फाइल टैब पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके शॉर्टकट की से पूछे गए हैं, तो ज्यादा आप शॉर्टकट की पे भी फोकस करते हुए चलें। तो एल्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे तो आप फाइल टैब पे मूव हो जाएंगे। तो इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी एल्ट प्लस एफ। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। एल्ट प्लस एफ दबाने से बैक स्टेज व्यू यानी फाइल ऑपरेशन खुल जाता है, जहां न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट ऑप्शन एल्ट की रिबन स्टेप हाईलाइट कर देता है। जैसे आप इसकी कमांड प्रेस करते हैं, एल टाइप दबाते हैं, कर्सर पिटिशन टाइपिंग के दौरान जैसे एल टाइप से क्या करते हैं, तुरंत सेव एज ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। कोर्ट में जो भी पिटिशनर टाइपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्पीडली टाइप करते हैं और उनको तुरंत वो डेटा सेव करना है या प्रिंट करना है तो वो क्या करते हैं, किस की का यूज करते हैं, एल्ट प्लस एफ का। तो आपने देखा होगा एल्ट प्लस एफ का क्या यूज है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था आपसे वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन अभी तक का, इसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल एस। जिसने सबसे पहले माउस पकड़ना सीखा होगा तो कंट्रोल एस के बारे में वो बखूबी अच्छे से जानता होगा। कंट्रोल एस से हम क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। कंट्रोल एस आपका क्या है, यूनिवर्सल सेव शॉर्टकट है जो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सिमिलर आप इसका शॉर्टकट की का काम करते हैं, सभी में काम करता है। रेगुलर इंटरवल पर आपका क्या करता है, सेव करना, जिससे आपका क्या होता है, डेटा लॉस प्रिवेंट करता है, यानी डेटा लॉस को कम करता है आपका। कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखते समय पैराग्राफ के बाद क्या दबाते हैं हम, बार बार कंट्रोल एस दबाएं, ताकि पावर कट होने के बाद या फिर सिस्टम क्रैश होने पर भी आपका डेटा एज इट इज आपका सेफ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा गया था WW से रिलेटेड। इसमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, 4 करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। निम्न में से कौन सा WW के बारे में असत्य कथन है। अगर आप इन क्वेश्चनों के ऑप्शन से भी आपने अगर तैयारी नहीं की है, कंप्यूटर कभी भी नहीं पढ़ा, तो आसानी से इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकते हैं। कभी भी आप देख के क्वेश्चन को डायरेक्ट स्किप ना करें, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें। आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन से ही, उनके ऑप्शन में ही आंसर इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपके पास डाउनलोडिंग। हर यूजर को पता है कि डाउनलोडिंग क्या होती है। किसी भी वेब सर्वर से हम जो वेब पेज डाउनलोड करते हैं, वेब पेज लाते हैं, उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। अपलोडिंग, सर्वर पर जो भी अपलोड करते हैं, सर्वर पर वेब पेज डालना, इसको कहते हैं हम अपलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या हुआ, अपलोडिंग। वेब सर्वर पेज को स्टोर करने वाला जो होस्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेब सर्वर। होम पेज वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है, मेन पेज होता है, जो फर्स्ट पेज होता है, जिसको बोलते हैं हम होम पेज। लेकिन यहाँ लिखा है वेबसाइट का अंतिम पेज, ये अंतिम पेज नहीं होता, जिसको हम फर्स्ट पेज या मुख्य पृष्ठ भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होम पेज वाला। ये रही इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। होम पेज वेबसाइट का पहला मेन पेज होता है, अंतिम नहीं। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, वेब सर्वर सभी स्टेटमेंट सही हैं। ये तीनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं, लेकिन होम पेज की जगह अगर ये फर्स्ट पेज या मेन पेज दे देता तब ये आपका राइट हो जाता। जैसे किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो क्या होता है, आपका होम पेज कहलाता है।
जहाँ आपकी न्यूज़ सर्विसेज लिंक या डायनेमिक उसमें पिक्चर आपको देखने को मिलती है किसी भी साइट्स पे आप देखते हैं। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट आपका एक जो आपके पेजेज होते हैं उनका क्या HTML मल्टीपल पेज होते हैं, एक के बाद आप दूसरे पे रिडायरेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था ईमेल एड्रेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या होता है। इसमें आपका ईमेल एड्रेस वो मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। इसमें पूछा कि ईमेल एड्रेस का जो फर्स्ट भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं यूजर नेम, और जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। तो फर्स्ट पूछा गया तो राइट आंसर हो जाएगा यूजर नेम। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही आपकी ईमेल फॉर्मेट, जैसे आपको यूजर नेम @domain.com, जो यूजर नेम हो गया आपका, ये क्या होगा, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। यूजर नेम आपका पहला भाग हो गया, क्योंकि ये व्यक्ति का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। जो डोमेन होता है वो सेकंड पार्ट होता है आपका, जिसको हम मेल सर्वर एड्रेस भी बोल सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू योर नेम @rajasthanpolice.gov.in में जो आपका यूजर नेम है ये आपका हो गया यूजर नेम, जो आपका @ से पहले का जो पार्ट है यूजर नेम, ये आपका यूजर नेम हो जाएगा, और rajasthanpolice.gov.in ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन। तो ये क्या हो जाएगा, मेल सर्वर का एड्रेस हो जाएगा। डोमेन में जो आपका रहता है, जो आपकी @ से पहले का होगा वो आपका यूजर नेम। तो मेल कितने पार्टों में होती है, दो पार्टों में। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका यूजर नेम, और दूसरा हो गया आपका मेल सर्वर का पार्ट, जिसको हम डोमेन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट कंप्यूटर, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया था, कंप्यूटर हिस्ट्री से रिलेटेड। पहला कॉमर्शियल जनरेशन जनरल पर्पज इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा था? अगर आपने कंप्यूटर हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको इजीली आप ठीक कर सकते हैं। कॉमर्शियल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका हो जाएगा यूनिवेक फर्स्ट। यूनिवेक फर्स्ट आपका था, ये आपका कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था। Z3 क्या था, एनी क्या था, टर्निंग मशीन क्या था, इनका हम जानते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू। ये रही आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसको आप साथ ही साथ रीड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। यूनिवेक फर्स्ट ये 1951 में पहला कॉमर्शियल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जबकि आपका एनिक 1945 में एक मिलिट्री पर्पज के लिए तैयार किया गया था, जबकि Z3 क्या था, मैकेनिकल था। तीनों आप अच्छे समझ गए होंगे। यूनिवेक फर्स्ट ने यूएस सेंसस की पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस किया था। क्या किया था? यूनिवेक फर्स्ट ने यूएस सिनेमा के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस किया था, इसलिए ये और भी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका पूछा गया है पावर पॉइंट से। अभी तक के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन MS वर्ड, MS एक्सेल के पूछे गए हैं, और जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है पावर पॉइंट से रिलेटेड। तो MS पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? जो आपने वर्ड में किया वही आपका आंसर यहाँ रहने वाला है। तो आपने वर्ड में Ctrl+S किया तो आपका यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा। Ctrl+S के थ्रू आप क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं। ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन। Ctrl+S सभी MS ऑफिस एप्लीकेशन में यूज करते हैं, जिसका आपका MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, या फिर MS वर्ड हो गया। तीनों में आप सिमिलर इसको काम में ले सकते हैं। यूनिवर्सल सेव शॉर्टकट क्यों है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का अगर आप कोई एक्सटेंशन पूछे तो आपको हो जाएगा .pptx, को रेगुलर सेव करना करप्शन से बचाता है, यानी करप्टेशन से बचाता है। अगर आप Ctrl+C करते रहते हैं तो आपका डेटा सेफ रहता है। कोई भी प्रेजेंटेशन को बनाते समय 2-3 स्लाइड के बाद अक्सर हम क्या यूज करते हैं, Ctrl+S का यूज करते हैं, और यूज करना हमें चाहिए इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर मेमोरी स्टेटमेंट से, कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है मेमोरी से रिलेटेड, और उसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, उसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, सेकेंडरी मेमोरी आपकी क्या है, नॉन वोलेटाइल और फ्यूचर यूज के लिए डेटा रखती है। क्या ये ऑप्शन सही है? आप ईमानदारी से करते हुए चलें, अगर आपको आता है तो डन करें, अदरवाइज इसको नो करें। दूसरा है कि कैच और रैम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, बिल्कुल गलत है। ये सेकेंडरी डिवाइस नहीं है, ये है प्राइमरी। और ये सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है और फ्यूचर यूज के लिए काम करती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। फर्स्ट सत्य है और सेकंड असत्य, यानी फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग। तो ये रहा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। सेकेंडरी मेमोरी में आपके कौन कौन से आते हैं, HDD, SSD, ये क्या नॉन वोलेटाइल है। वही हम बात करें कैच और रैम, ये क्या प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी स्टोरेज में HDD, SSD और CD आते हैं। रैम आपकी टेम्परेरी प्रोसेसिंग करती है, HDD क्या करती है, परमानेंट कैश रिकॉर्ड स्टोरेज करती है। इस चीज को भी आप अच्छे से देख सकते हैं और समझते हुए इस चीज को राइट डाउन करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया था कि वर्ड फुटनोट से रिलेटेड MS वर्ड 2010 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। आपने देखा इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपने शॉर्टकट की देखा, फिर एक क्वेश्चन आया
के लिए फिर से शॉर्टकट की आ चुका है, कंट्रोल एल्ट और एफ जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप फुटनोट उसमें इंसर्ट कर लेंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करें तो आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। तो आपको फुटनोट इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल एल्ट और एफ। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका फुटनोट इंसर्ट हो जाएगा। ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन। कंट्रोल एल्ट और एफ दबाने से डॉक्यूमेंट के बॉटम पर फुटनोट ऐड हो जाते हैं, यानी बॉटम यानी नीचे की साइड में आप इसका फुटनोट ऐड हो जाएगा, जहां एडिशनल रेफरेंस और इंफॉर्मेशन दी जा सकती हैं। जैसे कोई जजमेंट में आईपीसी सैंक्शन के लिए फुटनोट में पूरा साइटेशन ऐड कर सकते हैं, जिसको हम रेफरेंस के तौर पे उस चीज़ को हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो शॉर्टकट की यूज दी गई हैं तो ये नहीं कि आपकी दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। तो आप इन चीज़ों को आप राइट डाउन करते हुए चलें और उस चीज़ को आप लिखते हुए चलें, ताकि उस चीज़ को आप याद करें और एक शॉर्ट टाइम में आप उस चीज़ का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो जो स्पेशली इसकी शॉर्टकट की इन्होंने पूछी है, तो ये शॉर्टकट की को आप राइट डाउन करके मल्टीपल टाइम उसके ज़्यादा रिवीजन करें। क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूछा गया था ब्राउजर से रिलेटेड, जो फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किसी बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपके कॉमन बेस पे रिलेटेड, कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। अक्सर हम मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, पर किसी के दिमाग में नहीं आया होगा कि मोजिला क्या होता है। तो मोजिला क्या है, इसकी कंपनी है। फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउजर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, मोजिला फायरफॉक्स का। चलिए देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। डिटेल एक्सप्लेनेशन मोजिला फायरफॉक्स का। फायरफॉक्स को मोजिला फाउंडेशन डेवलप करती है। यह ओपन सोर्स प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर है। ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर कौन सा है। प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर आपका हो जाएगा मोजिला। वहीं अगर क्रोम की बात करें तो क्रोम किस कंपनी का है, गूगल का। सफारी आपका एप्पल का हो गया। एज किसका हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये क्वेश्चन भी आपसे इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। इनकी अलग अलग कंपनियां दी गई हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में फायरफॉक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट ट्रैकिंग प्रोटेक्शन होती है आपकी, क्योंकि इसमें किसी साइट्स आपकी इसमें गूगल क्रोम में नहीं ओपन होती है, लेकिन वो अगर आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं तो आपकी आसानी से उसमें वर्क करती है वो चीज़। तो इन बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप अच्छे से देखते हुए चलें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्क्रीन सेव डेफिनेशन से रिलेटेड, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जब आप कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय छोड़ दिया जाता है तो स्क्रीन पे कौन सी इमेज आपको दिखाई देती है। स्क्रीन, उसका इमेज का नाम पूछा गया है। इसमें शॉर्टकट मेनू, स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर, सिस्टम ट्रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्क्रीन सेवर। आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। हर डेस्कटॉप का, हर लैपटॉप का एक प्रॉपर टाइम होता है उसका साइलेंट मोड में जाने का। उसके बाद आपकी एक स्क्रीन सेवर स्लाइड आ जाती है, एक ब्लैंक स्लाइड आपके पास ओपन हो जाती है, या फिर उस पर कुछ टाइम के बाद अगर आपने नाम ऐड कर रखा है उसके बैकग्राउंड, तो नाम रोटेट होता रहेगा। हर डेस्कटॉप का 5 से 10 मिनट का टाइम होता है। अगर आपने जो टाइम सेट कर रखा है उसके बाद आपका स्लिप मोड में चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर इनएक्टिविटी के बाद एक्टिवेट होता है, जो मॉनिटर को बर्न इन से बचाता है और पासवर्ड प्रोटेक्शन भी देता है। वॉलपेपर स्टैटिक बैकग्राउंड है। जैसे कोई स्टेशन में पब्लिक कंप्यूटर पर 5 मिनट इनएक्टिव के बाद स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो जाता है, जो अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है। इसका एडवांटेज क्या है, अगर आप किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आप चले गए, तो कोई दूसरा इसका यूज ना कर पाए, क्योंकि ऑटोमेटिक जैसे स्लीपिंग मोड में जाएगा तो जैसे आप उसको एक्टिव करेंगे तो उसके ऊपर जो आपने पासवर्ड बना रखा है उसका, तो वो पासवर्ड उससे मांगा जाएगा। अगर उसको पता होगा तभी उस चीज को वो एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये थे बीएसएफ एससीएम के 17/6/2023 के शिफ्ट 2 के 20 क्वेश्चन। इनका अगर हम लेवल देखें तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपके ये थे। अगर आप चाहते हैं कि जो आने वाली बीएसएफ एससीएम में आप अपना मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं 20/20, तो इन 5 पेपर जो पिछले प्रीवियस ईयर में 5 से 6 पेपर हुए थे, उनका मल्टीपल टाइम 2 से 3 बार आप अच्छे से अगर रिविजन कर लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि कंप्यूटर में आप अच्छा खासा स्कोर करने वाले हैं। तो ये आज की सीरीज में हमारा बीएसएफ एससीएम का वीडियो नंबर 1 था। अगली सीरीज में हम कंटिन्यू इसके 5 पेपर के कंप्यूटर के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एक यूनिक एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे आज हमने पेपर को देखा और समझा, तो उसी प्रकार से हम आने वाले 4 से 5 पेपरों को भी देखने वाले हैं, ताकि आप आने वाले सभी क्वेश्चनों को कम टाइम में अच्छे से मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।